नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेनेटिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से जो है एक नई वीडियो आपके सामने ला रहे हैं जिसका नाम है गुणसूत्र। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो आइए हम लोग क्रोमोसोम के बारे में समझते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? देखिए, इसको हम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र और इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम होता क्या है? क्रोमोसोम जो है जीव कोशिका के केंद्रक में उपस्थित कुछ धागे जैसी आकार की जो है संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। अब कहेंगे गुरुजी इसकी खोज किसने किया? तो इसकी खोज जो है स्ट्रासबर्गर, कौन वैज्ञानिक थे? एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था स्ट्रासबर्गर थे। इन्होंने सन 1875 ईस्वी में इसकी खोज की। कब खोज की? सन 1875 ईस्वी में इसकी खोज की। यानी गुणसूत्र की खोज किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 में किया। ठीक है, अब जो गुणसूत्र है, इसे गुणसूत्र शब्द किसने दिया? कोशिका विभाजन का अध्ययन कर रहे थे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बार्डेयर। क्या नाम था? बार्डेयर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1888 ईस्वी में कोशिका विभाजन का क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। तो उस समय इस धागे जैसे आकार की रचना को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो है गुणसूत्र नाम दिया। उन्होंने इसको क्या कहा? गुणसूत्र कहा। क्या कहा? गुणसूत्र कहा। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये गुणसूत्र की क्या है संरचना है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो ऊपर की लेयर है ये इसको क्या कहेंगे? पेल्किल कहेंगे। और इसमें जो ऐसे डॉट डॉट जेली जैसी सादृश्य क्या दिख रही है, कुछ रचनाएं दिख रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय तंतु कहते हैं। फिर इसमें देखिए ये जो बीच में लाइनिंग बनी हुई है इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियर कहते हैं। ये जो पतला संरचना आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं गुणसूत्रीय बिंदु, और इसी को कहते हैं प्राथमिक संकीर्ण भी कहते हैं इसी को। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक पतला संरचना आपको दिखाई देगा, इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं। और नीचे जो गोलाकार ये संरचना पूरा दिखाई दे रही है, ये जो गोलाकार जो आकृति दिखाई दे रही है इसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो गुणसूत्र है ये अगर मेनली कहा जाए तो ये क्या है? ये केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। क्या होती है? न्यूक्लिक अम्ल होती है। क्या होती है? न्यूक्लिक अम्ल होती है। ठीक है, और ये कैसी होती है? ये जो है कोशिका विभाजन के समय क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है। और संघनित होने के बाद कैसा? दंडाकार, सर्पिलाकार या तंतुनुमा जो है आकृति अपना बनाती है। ठीक है, इसकी लंबाई अगर हम देखें गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र की लंबाई क्या है? 0.5 से लेकर के 30 माइक्रोमीटर होती है। इसका व्यास कितना होता है? 0.2 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर होता है। अगर इसके हम संगठन की बात करें कि किससे बना है मिल करके, कि इसमें कितनी कितनी क्या चीजें पाई जाती हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो डीएनए जो है लगभग 40% होता है। डीएनए कितने परसेंट होता है? लगभग 40% होता है। आरएनए कितने परसेंट होता है? 1 से 10% तक होता है आरएनए इसमें। और हिस्टोन प्रोटीन कितना होता है? 40 से 50% होता है। अगर नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो वह भी लगभग 10% होता है। ये कुल मिलाकर के क्या बनाता है? गुणसूत्र को जो है संगठित करता है, उसको निर्मित करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले ये संरचना है जो ऊपर की परत होती है इसको हम क्या कहते हैं? पेल्किल कहते हैं। पेल्किल होती क्या है? यही जो है गुणसूत्र के आवरण का काम करती है। किसका काम करती है? आवरण का काम करती है। अब यहाँ आप देखेंगे मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स जो है इसके अंदर जो जेली जैसी जो अक्रिय क्या होती है? तरल होती है। अक्रिय तरल इसके अंदर पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स गुणसूत्र को जो है क्या कहते हैं? संघनित होने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। अब उसके बाद हम देखेंगे गुणसूत्रीय तंतु। अब गुणसूत्रीय तंतु क्या होता है? आइए देखते हैं। गुणसूत्रीय तंतु यहाँ पे है। गुणसूत्रीय तंतु जो होता है आधार द्रव्य मैट्रिक्स है।
आधार द्रव्य किसको हम कहते हैं, मैट्रिक्स को कहते हैं। तो आधार द्रव्य में कुंडलित धागे समान दो गुणसूत्रीय तंतु होते हैं। क्या होते हैं, दो गुणसूत्रीय तंतु। देखेंगे जैसे आप यहाँ पे देखिए एक गुणसूत्रीय तंतु है, फिर ये दूसरा वाला है, तो दो गुणसूत्रीय क्या होते हैं, तंतु होते हैं। इन पर क्या होता है, थोड़े थोड़े जगहों पर अगर हम देखें, थोड़े अंतराल पर क्या होते हैं, गहरे रंग के क्या होते हैं, क्रोमोमियर्स होते हैं। ये क्रोमोमियर्स क्या है, आप देखेंगे इसमें लाइनिंग ऐसे बनी हुई है, थोड़े थोड़े अंतराल पे क्या बनी है, लाइनिंग बनी है। और यही जो लाइनिंग होती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। अब आइए देखते हैं गुणसूत्र बिंदु। ये गुणसूत्र बिंदु क्या होता है, तो इसे हम प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। जब सूत्री विभाजन होता है, सूत्री विभाजन के समय जो प्रोफेज प्रावस्था होती है, प्रोफेज प्रावस्था में क्या होता है, गुणसूत्र एकदम पतले जो है रचना के रूप में, पतले संरचना के रूप में दिखाई देने लगता है। तो एक पतले जब तंतु के समान ये दिखाई देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को गुणसूत्रीय बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय बिंदु कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ तो पतला था ही, उसके बाद आगे चल करके फिर यहाँ गोल सी आकृति बनी, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पतला हो गया। इसी को क्या कहते हैं, द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिस पर क्या होता है, प्राथमिक संकीर्ण के अलावा क्या होते हैं, द्वितीयक संकीर्ण भी होते हैं। क्या पाए जाते हैं, द्वितीयक संकीर्ण भी होते हैं। अब द्वितीयक संकीर्ण के कारण क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, द्वितीयक संकीर्ण के कारण जो है गोल घुंडी के समान क्या होता है, एक संरचना बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैटेलाइट। ये क्या कहलाता है, ये जो गोल घुंडी के समान संरचना बनी, इसी को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। अब सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट को देख लेते हैं। सैटेलाइट देखेंगे, गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर स्थित जो छोटी सी गोलाकार आकृति होती है। ये देखिए गुणसूत्र है, गुणसूत्र की संरचना है, इसके अंतिम छोर पर अगर आप देखें तो गोल सी क्या होती है, छोटी सी संरचना होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। अब ये संरचना जिस गुणसूत्र में पाई जाती है, उस गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, सैट गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सैट गुणसूत्र कहते हैं। अब सैट गुणसूत्र क्या होता है, तो अगर हम देखें तो सैट, SAT सैट, ये हो गया सैट। सैट का मतलब होता है साइन, क्या होता है, साइन। ए से क्या होता है, अम्ल होता है, साइन अम्ल। थाइमो, थाइमो न्यू क्लिनिको, न्यू क्लिनिको, थाइमो न्यू क्लिनिको। तो सैट का मतलब क्या होता है, सैट का मतलब होता है साइन अम्ल थाइमो न्यूक्लिनको होता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा स्थान जहां पर थायमिन से बना हुआ न्यूक्लिक अम्ल ना हो, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जहां पर थायमिन से बना न्यूक्लिक अम्ल ना हो। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल मीन्स DNA, जहां पे थायमिन से बना हुआ न्यूक्लिक अम्ल ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सैट गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सैट गुणसूत्र कहते हैं। अब ये जो सैट गुणसूत्र होता है, ये जो है कोशिका विभाजन के बाद, जब कोशिका में विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के बाद यह न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बनाने में सहायता करता है। क्या करता है, न्यूक्लियोलस बनाने में सहायता करता है। ठीक है, अब सैट, ये जो सैट शब्द है, सैट शब्द किसने दिया, सन 1900। आप कहेंगे गुरुजी ये सैट शब्द किसने दिया, तो सैट शब्द सन 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में एक साइंटिस्ट से जिनका नाम था नवास्चिन। क्या नाम था, नवास्चिन। तो नवास्चिन ने क्या दिया था,
सेट शब्द दिया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं, नीचे चलते हैं हम सभी। गुणसूत्र का जो अंतिम छोर होता है, क्वेश्चन पूछा था कि गुणसूत्र का अंतिम छोर क्या होता है। अगर हम देखें तो गुणसूत्र का जो अंतिम छोर होता है, अंतिम छोर होता है, उसे क्या कहते हैं, टीलोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, टीलोमियर्स कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर हम पेयर में देखें तो कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब इसमें से अगर हम देखें तो 13, 14, 15, 21 तथा 22। 21 तथा 22, 13, 14, 15, 21 तथा 22। अगर हम देखें, ये जो सेट है, सेट नाम आपको बताया ना, सेट, तो सेट में क्या होता है, साइन अम्ल थाइमोन्यूक्लिन को, यानी ऐसा स्थान जहां पर थायमिन से बना हुआ न्यूक्लिक अम्ल ना हो। ठीक है, ऐसा गुणसूत्र जो है, जो ह्यूमन का ये 13वां, 14वां और 15वां और 21वां और 22वां, ये जो जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ह्यूमन में क्या होते हैं, सेट गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेट गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम सभी गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, गुणसूत्र के प्रकार को देखते हैं। गुणसूत्र के प्रकार, काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, 2 होते हैं। पहला आपका होता है कायिक गुणसूत्र। क्या होता है, कायिक गुणसूत्र। दूसरा क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। पहला कायिक गुणसूत्र, दूसरा क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। तो कायिक गुणसूत्र को ही क्या कहते हैं, स्वजात गुणसूत्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्वजात गुणसूत्र कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब कायिक गुणसूत्र कौन से गुणसूत्र होते हैं, देखिए, वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं वे कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। अब ये जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, ये नर
तथा मादा मादा दोनों में क्या होते हैं, दोनों में समान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों में समान होते हैं। यानी कायिक गुणसूत्र, देखिए गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया कायिक गुणसूत्र, पहला क्या हो गया कायिक गुणसूत्र, दूसरा क्या हो गया लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र को ही क्या कहते हैं, स्वजात गुणसूत्र कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आलिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब कायिक गुणसूत्र होता क्या है, वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीव के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। कायिक गुणसूत्र जो होते हैं नर तथा मादा में क्या होते हैं, दोनों में समान होते हैं। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, देखिए ऐसे गुणसूत्र या ऐसे हम कह देंगे लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें जो है हेट्रोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोसोम भी कहते हैं। इन्हें हेट्रोसोम भी कहते हैं, हेट्रोसोम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, इन्हें जो है एलोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें एलोसोम भी कहते हैं। इन्हें एलोसोम भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, एलोसोम भी कहते हैं। अब आइए देखेंगे ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, यक्ष, ये जो है यक्ष तथा वाई के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, वाई के रूप में होते हैं। नर में क्या होते हैं, नर में ये यक्ष वाई दोनों होते हैं, तथा मादा में ये यक्ष ही होते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये जो लिंग गुणसूत्र होता है, ये नर तथा मादा दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखेंगे लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इन्हें हेट्रोसोम भी कहते हैं, इन्हीं को एलोसोम भी कहते हैं। अब मानव में जो है ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यक्ष तथा वाई के रूप में होते हैं। नर में क्या होते हैं, नर में यक्ष और वाई दोनों होते हैं, लेकिन मादा में केवल यक्ष गुणसूत्र ही होते हैं। नर और मादा दोनों में जो लिंग गुणसूत्र होता है, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब आइए देखते हैं इनके कार्य, गुणसूत्र के कार्य। गुणसूत्र के कार्य, इनका कार्य अगर हम देखें तो देखिए इनका कार्य अगर हम देखें, गुणसूत्र के कार्य क्या है, ये कौन सा कार्य करता है गुणसूत्र, तो हम जानते हैं कि जो है गुणसूत्र में उपस्थित जीन, गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स जो होते हैं वो किसका काम करते हैं, आनुवंशिक वाहक का कार्य करते हैं। तो जब गुणसूत्र में उपस्थित जो जीन्स हैं वो आनुवंशिक वाहक का काम करते हैं, यानी गुणसूत्र भी किसका काम करेगा, गुणसूत्र भी आनुवंशिक वाहक कहलाएगा।
क्योंकि जब जीन्स जो है क्या करता है, अनुवांशिक वाहक का काम करता है, क्योंकि ये अनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। तो इसलिए गुणसूत्र भी क्या कहलाएगा, अनुवांशिक वाहक कहलाएगा। अब यही जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, गुणसूत्र का क्या होता है, प्रतिलिपिकरण होता है। क्या होता है, प्रतिलिपिकरण होता है। तो जब इसकी प्रतिलिपिकरण होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो संतत यानी जो संतान होते हैं, संतानों में गुणसूत्र बनते हैं, और गुणसूत्र बनने के बाद ये उनके कोशिकाओं में पहुंचते हैं, ठीक है। गुणसूत्र क्या होता है, जब गुणसूत्र का प्रतिलिपिकरण होता है तो संतानों में क्या होते हैं, गुणसूत्र बनते हैं, और ये गुणसूत्र बनने के बाद संतानों की कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद अगर हम देखें गुणसूत्र का और क्या काम होता है, गुणसूत्र में अगर हम देखें तो उसी में जो है उसमें विशेष प्रक्रियाओं के लिए विशेष कूट के रूप में उसी में संदेश क्या होते हैं, निहित होते हैं। क्या होते हैं, संदेश निहित होते हैं, ठीक है। एक बार और रिवाइज करवा देते हैं गुणसूत्र का कार्य। गुणसूत्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गुणसूत्र का कार्य क्या है। तो गुणसूत्र का कार्य कैसे आप बताएंगे, गुणसूत्र के उपस्थित जीन्स आनुवांशिक वाहक होता है, इसलिए गुणसूत्र भी आनुवांशिक वाहक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जब इसकी प्रतिलिपिकरण होती है तो संतानों में क्या होते हैं, गुणसूत्र बनते हैं, और जब गुणसूत्र बन जाते हैं तो संतानों की कोशिकाओं में पहुंचते हैं। अब संतानों की कोशिकाओं में पहुंचने के बाद क्या होता है, उसके बाद जो है इसमें विशेष जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के लिए क्या होता है, विशेष प्रकार के क्या होते हैं, कूट होते हैं, जिन्हें कोड भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। इसमें विशेष प्रकार के कूट होते हैं, और कूट जो होते हैं वही कूट जो है संदेश के रूप में क्या होते हैं, उसमें निहित होते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये क्रोमोसोम का, आई होप कि आपको समझ आया होगा, और फिर हम अगले दिन मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।